जय हिंद मैडम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। जय हिंद सर, गुड इवनिंग। सर बोलिए सर। करें सर शुरू। जय हिंद एवरीवन, गुड इवनिंग। सर ज्वाइन कीजिएगा सेशन। Sir, please proceed. We are having 70% of attendance. I don't know why my screen is completely black out.
Okay, sir. Then I will continue. You will restart your system first. So Jai Hind everyone. We will start with the design section number 41 first, and then proceed further. So 41 subclause 1. Case study related to it is a 13-year-old inventor. 13 वर्ष का छोटा सा बच्चा है, वो एक इन्वेंटर है, has developed a new battery cooling mechanism. बैटरी को कैसे ठंडा रखना है उसकी मैकेनिज्म बनाई है. A declaration is required under the Patent Act for filing. कुछ डिक्लेरेशन चाहिए पेटेंट एक्ट के हिसाब से फाइलिंग से पहले. Who can legally sign the declaration? ये डिक्लेरेशन कौन साइन कर सकता है लीगली? चाहे यहां पर पेटेंट एक्ट समझिए या फिर डिजाइन एक्ट समझिए, दोनों केस में सेम आंसर आता है. ए कि ये जो डिक्लेरेशन है वो कौन साइन कर सकता है? ए द माइनर हिमसेल्फ, माइनर खुद ही साइन कर सकता है. बी ओनली द पेटेंट ऑफिस कंट्रोलर, या फिर कंट्रोलर ही साइन कर सकते हैं. सी द लॉफुल गार्डियन ऑफ द माइनर, जो लॉफुल गार्डियन है माइनर के वो साइन कर सकते हैं. एंड डी नो वन. फाइलिंग इज नॉट परमिटेड अंटिल द इन्वेंटर टर्न्स 18. इट मीन्स कि जब इन्वेंटर 18 वर्ष का होगा तभी जाके वो कोई डिजाइन या पेटेंट फाइल कर सकता है, उससे पहले नहीं कर सकता है. क्या होगा सही आंसर? चैट बॉक्स में लिख के भेजिए. जी एकदम सही बात. इसका सही आंसर है सी कि लॉफुल गार्डियन. अगर कोई इन्वेंटर है, छोटा है, तो उस केस में 18 वर्ष से कम उम्र है उसकी, तो उस केस में लॉफुल गार्डियन ही उनके पेरेंट्स रहेंगे. 41(2) की बात करते हैं. 41 subclause 2. A researcher want to commercialize a technology invented by a disabled inventor. अब यहां पर माइनर नहीं है, डिसेबल्ड इन्वेंटर है जो डिसेबल्ड है ड्यू टू सम एक्टिविटी. डिसेबल्ड के बहुत सारे मीनिंग है, हम सभी को पता है. तो उन्हें कॉमर्शलाइज करनी है टेक्नोलॉजी जो डिसेबल इन्वेंटर ने बनाई है. बट डिक्लेरेशन अंडर द एक्ट इज पेंडिंग. ये जो डिक्लेरेशन है ना अंडर द एक्ट, डिजाइन एक्ट की बात हो रही है, वो पेंडिंग है. द इन्वेंटर हैज नो गार्डियन. इन्वेंटर के पास कोई गार्डियन नहीं है. एंड एक्शन इज लीगली करेक्ट. व्हाट एक्शन इज लीगली करेक्ट? इसमें से क्या एक्शन होगा जो लीगली करेक्ट है? ए रिसर्चर शुड फाइल अ डिक्लेरेशन विदाउट एनी लीगल ऑथराइजेशन. रिसर्चर डिक्लेरेशन फाइल कर दे, कोई भी लीगल ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है. बी रिसर्चर शुड रिक्वेस्ट अप्रूवल फ्रॉम द कंट्रोलर. रिसर्चर को एक बार कंट्रोलर से अप्रूवल चाहिए फाइलिंग करने से पहले. सी रिसर्चर शुड पिटिशन द कोर्ट टू अपॉइंट अ पर्सन टू मेक द स्टेटमेंट. रिसर्चर एक पिटीशन दाखिल करेगा कोर्ट में कि मेरे लिए एक पर्सन को अपॉइंट करो ये स्टेटमेंट बनाने के लिए, डिक्लेरेशन फाइल करने के लिए. एंड डी रिसर्चर मस्ट वेट अंटिल द डिसेबिलिटी सीजेस. रिसर्चर वेट करेगा जब तक उसकी डिसेबिलिटी
खत्म नहीं हो जाती है। परफेक्ट। तो रिसर्चर शुड पिटिशन द कोर्ट टू अपॉइंट अ पर्सन टू मेक द स्टेटमेंट। तो डिसेबल्ड पर्सन अपने लिए एक पर्सन को अपॉइंट भी करवा सकते हैं। और यहाँ पर दूसरा भी आंसर आ गया कि कोई भी उसके पास लॉफुल गार्डियन नहीं है तो कोर्ट उसके लिए एक पर्सन को अपॉइंट करेगा भी। अब इसकी एक छोटी सी टेबल है, उसको भी देख लेते हैं। 41(1) का सब क्लोज यहाँ पर है। यस रजत सर, इज इट ओके नाउ? स्क्रीन इज ओके? यस सर, परफेक्टली फाइन है। परफेक्ट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको हम डिस्कस करेंगे। एक बार रजत सर इसको एक्सप्लेन कर दे उसके बाद में। यस गौरव सर। सर जो डिसेबल्ड इन्वेंटर है उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या मीन्स, क्या एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको? क्वेश्चन क्या है आपका? डिसेबल किसको माना जाएगा? हाँ हाँ यस सर। सर डिसेबल्ड का सिंपल मीनिंग यही होता है कि वो किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी हो। यहाँ पर अगर मैं देखूं कि क्या कोई मेंटली डिसेबिलिटी की ही बात है, आई डोंट थिंक सो, बट फिर भी मैं अपने आप को एक बार री-वेरीफाई कर रहा हूं डायरेक्ट से। 41 सेक्शन में जा देख रहा हूं। सर आपके पास आंसर हो तो दीजिएगा। मेरी तरफ से तो यही आंसर है कि किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी हो सकती है। सर उसमें यही चीज की गई है, डिसेबिलिटी किसी भी तरह की है, बट जो डिसेबिलिटी है ना यहाँ पर, वो कंसीडर की जाएगी मेंटल डिसेबिलिटी, क्योंकि फिजिकल डिसेबिलिटी पर कोई भी पर्सन अपने आप को रिप्रेजेंट तो कर ही सकता है। सर इसमें लिखा हुआ है गौरव सर, इनकेपेबल ऑफ मेकिंग एनी स्टेटमेंट और डूइंग एनीथिंग रिक्वायर्ड और परमिटेड बाय और अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर कोई भी चीज करने में अगर उसकी डिसेबिलिटी उसके आड़े आ रही है तो उसे एक पर्सन मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं सर? अगर आप 41 की सेक्शन 41 की कोमा के बाद की लाइन पढ़ेंगे, डिसेबिलिटी वाला कोमा के बाद की, तो यही लिखा है, इनकेपेबल ऑफ मेकिंग एनी स्टेटमेंट। कोई भी स्टेटमेंट यहां पर रखने से पहले या फिर नहीं रख सकता है वो, और डूइंग एनीथिंग रिक्वायर्ड और परमिटेड बाय और अंडर दिस एक्ट। कुछ भी चीज ये एक्ट के अंदर जो दिया गया है वो चीज नहीं कर पा रहा है। मान लीजिए कि आंखों में वो होती है ना कमी, देखने की कमी, कभी कभी सुनने की कमी, कभी कभी कोई ऐसी कमियां होती है जिसकी वजह से आप हियरिंग में सुन नहीं पा रहे हो, कोई ऐसी कमी है कि आप डॉक्यूमेंट सही से पढ़ नहीं पा रहे हो, तो वो सारी डिसेबिलिटीज यहाँ पर कवर होगी, बट नॉट लिमिटेड टू दैट वन। दिस आर दी एग्जाम्पल्स। सो आपको अगर कोई एक्ट की कोई एक्टिविटी करने से कहीं पर भी रुकावट आ रही है बिकॉज ऑफ दी फिजिकल डिसेबिलिटी, तो वो वाली डिसेबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पर। तो सर जैसे आप ल्यूनेटिक उससे अलग है फिर ये? लुनेटिक, जी सर, इन्फेंट और लुनेटिक की बात है यहाँ पर। इन्फेंट, लुनेसी और अदर डिसेबिलिटी। इन्फेंसी यानी छोटा सा जो बच्चा होता है ना, उसे हम इन्फेंट कहते हैं। 2 वर्ष तक के बच्चे को शायद इन्फेंट कहा जाता है। इन्फेंट किसे कहा जाता है, मैं एक बार चेक भी कर लूं। 3 साल तक 3 वर्ष तक के बच्चे को इन्फेंट कहा जाता है। और लुनेसी यानी थोड़ा सा मीन्स जिनका बौद्धिक विकास कम हो, या फिर आप समझ पा रहे हैं मैं बात कर रहा हूं, वो प्रकार के लोग वो भी इन्वेंशन कर सकते हैं, बट उनका दिमागी तौर पे तरीका थोड़ा सा सोचने का अलग होता है। जी, जो अभी ये किसकी मूवी आई थी, तारे जमीन पर, सच काइंड ऑफ डाउन सिंड्रोम जिनको होता है, डाउन सिंड्रोम मान लीजिए। बट गौरव सर आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, वो तारे जमीन पर जो मूवी थी उसमें जो आमिर खान जिस बच्चों की बात करते हैं, वो बच्चे सही में कुछ सही कर सकते हैं, क्योंकि वो कम सोच पाते हैं मगर सही जगह पर सोचते हैं। ज्यादा सोचने वाले लोगों की एक ही कमी होती है कि वो बहुत सारी जगह पर सोचते हैं। तो जहां पर हमें प्रॉब्लम है वहां पर सोचा जाए तो वो प्रॉब्लम आसानी से हल हो सकती है, मगर ज्यादा सोचने पर क्या होता है कि ज्यादा जगह पर सोचने से वो प्रॉब्लम और बड़ी हुई दिखाई देती है रादर देन सोल्व होती हुई।
तो वैसे जो पर्सन होते हैं जो दिमाग से, जिनका शारीरिक दिमाग जो एक कंपेरेटिवली एक ह्यूमन ब्रेन की तरह डेवलप्ड नहीं होता है, वैसे लोगों की बात है ल्यूनेसिक। एनीथिंग एल्स सर? नो सर, थैंक यू। ओके। सर मुझे एक क्वेश्चन है। टाइटल में इन्होंने लिखा है डिक्लेरेशन बाय इन्फेंट, और सेक्शन को जब एक्सप्लेन किया है वहां लिखा है माइनर। नहीं किया है ना, इन्फेंसी पहली लाइन में किया है। फिर उसको वही तो करना होता है, टाइटल तो एक शॉर्ट टाइटल होता है, एक्सेट्रा भी लिखा है ना, ईटीसी, तो फिर ईटीसी को, तो ईटीसी में तो कुछ भी आ सकता है। हाँ, वो माइनॉरिटी में यहाँ पे है ना। हम्म। लेकिन यहाँ पे माइनॉरिटी मेन है, इन्फेंट नहीं है, क्योंकि नहीं माइनर नहीं, का। इनफेक्ट ये बात भी है। मैंने एक वेबिनार अटेम्प्ट किया था, उसमें उन्होंने बहुत ही मुझे अच्छी तरीके से बताया। यानी मैडम थे, अब मुझे याद नहीं है, व्हाट्सएप का ही कोई वेबिनार था, 2 घंटे का था। और वो 2 घंटे के वेबिनार में उन्होंने यही चीज हाईलाइट की कि ये डिक्लेरेशन बाय इन्फेंट, इन्फेंट कैसे इन्वेंशन कर सकता है, या इन्फेंट कैसे कोई डिजाइन फाइल कर सकता है। जो 2 बरस के 3 बरस के बच्चे होते हैं वो कभी डिजाइन फाइल नहीं करते हैं। बट कभी कभी क्या होते हैं कि उनके पापा, जैसे कि मैं हूं, मेरी बेटी है छोटी सी 1.5 बरस की, मान लीजिए मेरी बिल्कुल, डेथ हो गई, और उनको इनहेरिटेंस में आता है। इनहेरिटेंस में अगर वो चीज मिल गई, तो वहां पर इन्फेंसी को रखना पड़ता है, ऐसे भी आप उसको निकाल नहीं सकते हो। बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया था ये चीज, और मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये बात भी उनकी। तो आप सभी लोगों को माइनॉरिटी। भी समझ में आया तो थम्स अप दे दीजिएगा, वो मैडम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी सर, जो अभी अपना डिस्कशन हुआ था वो पेपर को लेके, वो तो अभी अवेलेबल दिख रहा है वेबसाइट पे डायरेक्ट। कौन सी ये वेबसाइट पे दिख रहा है? आईपी इंडिया। आईपी इंडिया की? तो मुझ में, मेरे पे क्यों नहीं पड़ रहा है? आप कहाँ से लिंक भेजिए। लिंक यहाँ दिखाई देता हूँ। हम्म। ये सारे दिख तो रहे। ये कहाँ से आपने निकाला? आईपी इंडिया। आईपी इंडिया में कहाँ पर गए आप? पेटेंट में गए, पब्लिकेशंस, पेटेंट में गए। पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन। हम्म। ओके। पेटेंट में पब्लिकेशंस, पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन। अब सर एक काम कीजिए, गूगल पे जाइए। क्या करना है गूगल में? पेटेंट एजेंट एग्जाम पेपर लिखिए, सर्च कीजिए गूगल में, पेटेंट एजेंट एग्जाम पेपर, एंटर कीजिए। ये पहली लिंक है, उसे ओपन कीजिए, आईपी इंडिया की। तो सर मेरे ही वीपीएन में कोई प्रॉब्लम है, मेरे में ये नहीं वीपीएन। ओपन हो रहा है शायद। वीपीएन क्यों यूज कर वीपीएन, रहे हो? वीपीएन करो या कुछ कहो, जो कहो, वो होस्ट आईडी है, ऐसा कुछ है। जियो मेरा भी वाले नहीं हो रहा मुझे जो सर। दे रहे हैं उसमें यहाँ से ओपन नहीं हो रहा था। जय सर, सर, मेरा भी नहीं हो रहा है इससे। आई आई मैक वालों को पे करने के लिए बोल रहे हो, उनको पे करे बिना कुछ मिलता नहीं है ना। नहीं, ये आईपी इंडिया पे जाके तो ओपन हो रहा है, अगर डायरेक्ट कर रहे हैं तो नहीं हो रहा। सर उसको नहीं एक हो रहा काम है ना सर, कीजिए। देखिए। उस हाँ। उसमें ना, उन्होंने पोर्टल लिंक चेंज कर दिया होगा, हमें लिंक चेंज कर लो। तो आपने लिंक चेंज किया? मैंने तो आपका तो डायरेक्ट डायरेक्ट ओपन ब्राउजर हुआ। ब्राउजर पे जाके खोला ना। हाँ तो अगर आप मेरे में कोई नहीं हो रहा लिंक है। दिखाओ, शेयर स्क्रीन शेयर करो। अरे भाई, अब उसको बाद में कर लेंगे, पहले ये कर ले। मैं कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है, उसमें गारंटी है। ये देखो, गूगल पे गया हूँ। अरे, पेज काम नहीं कर रहा है ना, तो वो आई सफारी वर्जन
में कुछ प्रॉब्लम आ गया होगा। और वो कर रहा है, आप जैसे जा रहे हो वैसे मेरे में भी हो रहा है। उसमें 2025 का पेपर नहीं, दैट्स इट। वो तो है ही नहीं, वो तो पता ही। चलिए चलो। आगे बढ़ते हैं सेशन में। सेक्शन 42। सेक्शन 42 बात करता है रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन की। रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस। नहीं दिख रही आपकी स्क्रीन? है, एक मिनट, सॉरी। कंडीशंस इन लाइसेंस। It will be unlawful to insert any condition in an agreement by the proprietor to restrict licensee to use any design other than the design of proprietor। अब देखिए यहां पर ये जो यूज वर्ड है, इसको आप एक्वायर भी पढ़ेंगे। मतलब ये जो यूज है इसका मतलब एक्विजिशन भी हो सकता है, और जो प्रोप्राइटर है यहाँ पर प्रोप्राइटर प्लस उसके जो वेंडर्स हैं वो भी कंसीडर किए जाएंगे। सॉरी। एंड एनी अदर एग्रीमेंट, एनी अदर सेपरेट एग्रीमेंट restricting the licensee is also not valid। मतलब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आपने जिस एग्रीमेंट से लाइसेंस दिया है उसके अलावा कोई सेपरेट एग्रीमेंट करके आप उसको रेस्ट्रिक्ट कर दो, ऐसा भी वैलिड नहीं होगा, वो एग्रीमेंट भी वैलिड नहीं होगा। These types of agreement of restrictive agreements can be used as a defense in piracy under section 22।
But proprietor can restrict the licensee to purchase spare parts from him only. सर यहाँ तक कंप्लीट है, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो बताइए। सर 2001 वाली कंडीशन। जी बोलिए मैडम। सर एनी अदर सर सेकंड पॉइंट जो है रेस्ट्रिक्टिंग द लाइसेंसी, सर किस तरीके से रिस्ट्रिक्ट, मतलब फर्स्ट कंडीशन में तो ऑलरेडी वो रेस्ट्रिक्शन वाली के लिए मना कर रहा है, तो सर सेकंड में कौन से रेस्ट्रिक्शंस आते हैं? कौन सा सेकंड पॉइंट? वो फर्स्ट का ही सेकंड पॉइंट बता रहे हैं, सेपरेट मैं एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं मैडम। जी सर रेस्ट्रिक्टिंग द लाइसेंसी, सर कैसे तरीके से रेस्ट्रिक्शन होगा इसमें? रेस्ट्रिक्शन तो यही है, बट रेस्ट्रिक्शन का जो क्लॉज है ना, हम्म वो उस मेन एग्रीमेंट में ना डाल के अलग से एक एग्रीमेंट कर लिया। ओके सर, गॉट इट। 1 ईयर को क्या रखना हो तो चलेगी ना डेट, चलो नॉट वैलिड till 1 year commencement of this act. अभी कुछ ऐड करना सर, कोई एमसीक्यू? नहीं बस सब लोग लिख ले तो फिर एमसीक्यूज करते हैं। सर इसमें वो डीलरशिप वाला पॉइंट भी आएगा ना एज अ एक्सक्लूजन या एक्सेप्शंस वाले केस में? आ गए ना, तो नीचे लिखा है ना फिफ्थ पॉइंट स्पेयर पार्ट वाला, देखिए। प्रोप्राइटर कैन रिस्ट्रिक्ट द लाइसेंस टू परचेज स्पेयर पार्ट फ्रॉम हिम ओनली। नहीं नहीं सर, ये तो रिपेयर और स्पेयर पार्ट्स के लिए आ गया। हाँ बेड एक्ट में एक कंडीशन ये भी लिखी है, अगर यू आर गिविंग मी द लाइसेंस, सो आप उसमें हम्म कंडीशन पुट कर सकते हो, मैं बस एज अ डीलरशिप जो रहेगी मेरी एक्सक्लूसिव, मैं आपका प्रोडक्ट ही सेल करूंगा, मैं किसी और का सेल नहीं करूंगा। जैसे मैं, मेरा शोरूम है टाटा का, तो मैं मारुति की कार सेल नहीं करूंगा, मैं टाटा की सेल करूंगा। जो हाँ पॉइंट वो एक नंबर 1 है। है उसमें है एक एक्सक्लूसिव डीलरशिप एग्रीमेंट रख सकते हैं हम उसमें। जी वो अलाउड है। देखते हैं उस डायरेक्ट को पढ़ते हैं। अच्छा पॉइंट कहा है सर आपने, ये एक चीज और अलाउड है रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन में। ये सर आपने मैन्युअल से देखा है या? सर ये एक्ट में लिखा है, पेटेंट वाले केस में भी और डिजाइन वाले में भी। फॉल करता है ये। सर वो डायरेक्ट ओपन कीजिए ना सर, करा ना। इट सेल नॉट बी लॉफुल, नहीं भाई 42 ऊपर कर लीजिए। 42 सब क्लोज 4 का फर्स्ट पॉइंट है। नथिंग इन द सेक्शन सर। Effect of condition in a contract by which a person is prohibited from the selling goods other than those of particular person. हाँ, फिर validate a contract which of this section will be invalid. Validate a contract
कॉन्ट्रैक्ट विच तो ये वही है, टाटा वाला टाटा का ही बेचेगा, वही वाली बात है। सही है सर, इसको भी ऐड कर दीजिए। पेटेंट एक्ट में ये और सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, वहां डायरेक्टली डीलरशिप की बात कर रहा है। तो वो भी देख लेते हैं सर, वो भी ओपन कर लीजिए। वन 40 लिखा तो वही हुआ यहाँ भी। उसका मीनिंग यही होता है सर, जो सर ने बताया कि टाटा वाले टाटा का ही माल बेचेंगे, बिरला वाले बिरला का ही माल बेचेंगे। सही बात। जो ब्रांड होते हैं उनको अलाउड होता है ना सर इस केस में? जी जी, एक्सक्लूसिव डीलरशिप है ये। हाँ। तो सर एक्सक्लूसिव डीलरशिप करके एक पॉइंट और ऐड कर दीजिए। थैंक यू प्रदीप पाल सर। सर ये पॉइंट आज समझ में आया। ये सर ने तब भी बोला था सर, मुझे जब याद नहीं ये है, मुझे याद नहीं है, सही जब बताऊं ये तो। रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन वीडियो चल रहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्रदीप पाल सर, यस और नो, ये डिस्कशन तब भी हुआ है। रिवीजन क्लास में हुआ था सर एक बार डिस्कस। सर ये ना डायरेक्टली लिंक्ड है अपना कंपटीशन लॉ कॉन्ट्रैक्ट लो, से। कॉन्ट्रैक्ट लो। कंपटीशन लॉ। एक्सक्लूसिव डीलरशिप। रेड जुडिकाटा से, ये रेड जुडिकाटा से ये है, कनेक्टेड है। सर एम आई ऑडिबल? यस यस मैम, यू आर। नहीं, रेजिडिकोटा सिविल होता है सर। मैं क्या कह रही हूँ कि ये डायरेक्टली कंपटीशन एक्ट से लिंक्ड है। होता ये है ना कि पेटेंट इज ऑल, पेटेंट एंड डिजाइन इज ऑल अबाउट मोनोपोलाइजेशन। हाँ, तो मोनोपोली जब मार्केट में आप लॉन्च करते हो एनी प्रोडक्ट, देयर शुड बी सर्टेन लिमिटेशन सेट देयर। तो आप हर किसी चीज को ओपनली अगर करोगे तो देन अदर पीपल कांट सरवाइव ना। इसलिए इन लोगों ने टाइम कंडीशन लगाया हुआ है यहाँ पे। बेस कॉन्ट्रैक्ट का है कि हाउ द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी ड्राफ्टेड, बट कंडीशंस जो है दैट इज कीपिंग इन माइंड द कंपटीशन एक्ट वी आर डूइंग इट हियर। कॉम्पिटिशन एक्ट, रेड जुडिकाटा, फिर कल कुछ हुआ था। आपको उसने फिर काट लिया है, फिर रेजिडिकाटा ने बी, काट लिया है फिर आपको। सर रजत सर ने एक वर्ड बोला, रजत सर ने एक वर्ड बोला था, बी क्वेस्ट, बी क्वेस्ट, प्रोफोर्मा पार्टी, प्रोफोर्मा पार्टी, बी क्वेस्ट। ओहो, वो तो जयवीर सर प्रोनाउंस करते हैं ना, वो अलग ही लगता है, रेड जुडिकाटा। रेड जुडिकाटा, रेड जुडिकाटा। काटा ही है सर वो। आप केस कर ही नहीं सकते, पहले केस कर दिया था तो काटा ही है दूसरे वाले। अब ये डिसाइड करो किसका कटा उसमें पहले। अरे वो वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा, काटा काटा, रेड जुडिकाटा। इतना बड़ा कंक्लूजन निकला था उस दिन, तो बाप रे। एक कंपनी लीज अ डिजाइनर चेयर एंड इंक्लूड्स अ टर्म। कंपनी ने एक लीज की डिजाइन चेयर को और उसमें एक टर्म लगा दिया, यू मस्ट बाय द कुशन फ्रॉम अस एंड नॉट फ्रॉम एनीवन एल्स। तो कुशन, तकिया भी हमसे खरीदना पड़ेगा और किसी से खरीद नहीं पाओगे। दिस कंडीशन इज ए वैलिड। शेयर करो। स्क्रीन शेयर नहीं है सर, बाजू में देखो, ऊपर टैब में दिखाई देगी। वही हुआ आपके साथ भी जो मेरे साथ हुआ। ऊपर देखो, डॉक्टर जयवीर शाह स्क्रीन ऐसा लिखा होगा। बी, अच्छा, इनवैलिड अंडर सेक्शन मैं 42(1)(a। होस्ट नहीं हूँ ना, इसलिए मेरी स्क्रीन पीछे हो गई। सी, वैलिड इफ बायर एग्रीज एंड डी, वैलिड फॉर 1 year ओनली। क्या होगा इसका आंसर?
तो सही आंसर है इनवैलिड अंडर सेक्शन 42(1)(a। तो 42(1)(a) ये कहता है कि कोई भी और चीज को आप सेल नहीं कर सकते हो अपने डिजाइन प्रोडक्ट के साथ, ऐसी रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन नहीं लगा सकते। 42(2) if the restrictive tie-in clause is written in a separate agreement, अगर दूसरा कोई एक सेपरेट से एग्रीमेंट बना दिया उसके अंदर के भाई चलो पेटेंट ऑफिस को तो समझा देते हैं, उसमें कोई एग्रीमेंट नहीं रखते हैं, एक सेपरेटली एग्रीमेंट बना देते हैं, उसमें रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन डाल देते हैं ऐसी कोई, तो वो क्या वैलिड मानी जाएगी या इनवैलिड मानी जाएगी उसे भी? जल्दी से आंसर दीजिए, आज हमें 48 तक जाना है। परफेक्ट, चलिए तो वो भी इनवैलिड मानी जाएगी। 42(3) a defendant uses a contract with a legal restrictive condition as a defense. It will not work if एक जो डिफेंडेंट है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को यूज कर रहा है जो है इलीगल रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस जो डाली गई थी कॉन्ट्रैक्ट में, उससे डिफेंस के तौर पे देख रहा है या उससे डिफेंस के तौर पे वर्क कर रहा है, उस पे उसको यूज कर रहा है। तो ये वर्क कब नहीं होगा? चलिए उसका आंसर चैट बॉक्स में डायरेक्टली डाल दीजिए। ये वर्क कब नहीं होगा कि इलीगल रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन डाली गई थी डिफेंडेंट के ऊपर, मगर तब भी वो एक कंडीशन है जहां पर वो वर्क नहीं कर पाएगा। कब? जब कौन पार्टी नहीं है? पेटेंटी पार्टी नहीं है तब। हाँ, Proprietor. पेटेंटी पार्टी नहीं है तो। Proprietor. तो plaintiff did not know the condition was inserted. ओके, तो आंसर है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, ओके। 42 सब क्लोज 4 विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन इज अलाउड? इसमें से कौन सा रिस्ट्रिक्शन अलाउड किया जा सकता है? A, buyer must purchase unrelated accessories from the licensor. Buyer cannot use any product unless supplied by the licensor. Licensor reserves rights to supply new parts of the design machine, and buyer must buy pens only from the licensor. लाइसेंसर्स, कौन सा आंसर सही है इसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन, ये अलाउड है, ये रिस्ट्रिक्शन अलाउड है। दो ही आंसर आया अभी तक। चलिए, करेक्ट आंसर इज सी। लाइसेंसर के पास ये राइट्स हैं भाई, वो जो नए पार्ट है डिजाइन मशीन के वो सप्लाई कर सकते हैं, सर्विस एंड रिपेयर्स में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, old contract with the restrictive condition will become unlawful if signed after 2030, they continue in force 1 year after the commencement of act, signed by a foreign company या registered with the controller। क्या बात है। और एक एक्सक्लूसिव डीलरशिप को आप ध्यान में रखिएगा इसके साथ में, जो प्रदीप पाल सर ने बहुत ही अच्छा पॉइंट कहा है कि टाटा का माल टाटा वाले ही बेचेंगे। और ये रहा एक समरी टेबल छोटा सा जो बताता है 42(1) जहां पर रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन की बात है, 42(1) सब क्लोज ए जहां पर और कोई चीज को परचेज करने के लिए क्लोज लगाया गया है डिजाइन प्रोडक्ट के साथ में, 42(1)(b) उसमें अदर कंपेटिबल गुड्स को बाय करने से मना किया गया है कि भाई आप मेरी ही तरफ से डिजाइन प्रोडक्ट रख रहे हो तो और कोई प्रोडक्ट किसी से भी नहीं रख पाओगे। 42(1) कंपेटिबल प्रोडक्ट की बात है, नहीं रख पाओगे। 42(1) ये बात करता है कि भाई ऐसी रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस वॉइड मानी जाएगी। 42(2) की बात करते हैं तो उसमें सेपरेट एग्रीमेंट की बात है। 42(3) की बात करते हैं तो उसमें पेटेंटी पार्टी नहीं है, तब वो इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा। 42(4)(a) में एक्सक्लूसिव डीलरशिप अलाउड है।
42(4) बी में इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है। 42(4) सी में ओनर में रिजर्व स्पेयर पार्ट्स एंड रिपेयर राइट्स। स्पेयर पार्ट के लिए नए जो पार्ट्स बनाने होते हैं वो, और रिपेयर के राइट्स उसके पास रह सकते हैं। तो ये 3 कंडीशन है जो रिस्ट्रिक्टिव होते हुए भी उसको रखा गया है क्लोज में। एंड 42(5) 1 बरस तक, डिजाइन के 1 बरस तक अगर कोई इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट थे भी, रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस थे भी, तो उसे माना जाता है। 1 बरस के बाद वो सारे कंडीशंस वॉइड हो जाते हैं। ये लिखा गया है। सर एक बार हैंड रिटन वाले नोट्स दिखा दीजिए सर। कौन से वाले? हैंड हैंड रिटन रिटन वाले। वाले? जी सर। रजत सर, हैंड रिटन। ओके। आगे बढ़े सर। एजेंसी। देखिए जो डिजाइन की एप्लीकेशन है, या फिर उसके साथ जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कौन कौन फाइल कर सकता है? पहला, एप्लीकेंट खुद कर सकता है। सेकंड, एडवोकेट कर सकता है। तीसरा, पेटेंट एजेंट कर सकता है। अगर एप्लीकेंट खुद कर रहा है तो बहुत बढ़िया है, बट अगर एडवोकेट और पेटेंट एजेंट कर रहा है तो इनको ऑथराइज करने के लिए हम कौन सा फॉर्म फाइल करेंगे? फॉर्म 21, पावर ऑफ अटॉर्नी। सर कुछ ऐड करना हो यहाँ पर? फॉर्म 26 नहीं है पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब? पेटेंट में ये डिजाइन है मैडम। पेटेंट में है वो। अच्छा फिर नहीं, बस हो गया है सर। तो एक बार लिख ले सभी लोग, फिर एमसीक्यू कर लेते हैं। सर पहले सेक्शन कंप्लीट कर लें फिर एमसीक्यू कर लेंगे। वैसा कर लीजिए सर। मगर एक एक चीज होती जाती है ना तो उसका रिलेवेंस पता चलता है। सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट रह गया है तो वहां पर ऐड हो जाता है। लाइकवाइज अब आप पूछते हो कि कुछ ऐड करने जैसा है, तो अभी इसमें अगर क्या एप्लीकेंट भले ही किसी को एजेंट बनाए, पेटेंट एजेंट, वो पेटेंट एजेंट कहाँ का रहने वाला होना चाहिए? इंडिया का, इंडियन रेसिडेंट ओके। होना और फिर क्या फिर भी पेटेंट एजेंट हायर करने के बाद भी क्या एप्लीकेंट को बुलाया जा सकता है बाय द कंट्रोलर? यस और नो? चाहिए। यस। हाँ सर, बुलाया सर जा सकता। हाँ, तो वो बातें लिखी है यहाँ पर। ये हाँ। एडिशनल चीज है जो एमसीक्यू के अंदर अब आंसर ही आ गई है। एमसीक्यू क्या ही पूछा इसमें।
ये हो गया। एडवोकेट हो या पेटेंट एजेंट हो, दोनों को आपको फॉर्म 21 से ऑथोराइज करना पड़ता है। हाँ सही है, सर मगर ये इसमें केस में ऐसा एड था ना कि हाँ हाँ सर, आउट ऑफ इंडिया का एप्लीकेंट है, फिर भी उसको हाँ बुलाया तो हाँ भी उसको आना आना है, पड़ेगा वो है ना। जी। और ये हाँ स्पेसिफिकली कंडीशन वैसे ही लोगों के लिए है जो आउट ऑफ इंडिया के, उनको पेटेंट एजेंट रखने की जरूरत है। उनके लिए तो देख, मैंडेटरी है। अगर मैंडेट मैंडेटरी अभी भी वर्ड नहीं है सर, देखिएगा उसको, अगर डायरेक्ट को आप पढ़ेंगे ना ध्यान से, मैंडेटरी उसमें भी वर्ड नहीं लिखा है, मैंने नहीं देखा, मैं ढूंढ ढूंढ के मर गया कि कहीं लिखा हो कि मस्ट उसको करना पड़े, नहीं है। ही में यानी उसको रखना चाहिए, इस तरीके से बोल रहे हो आप, देखो उसमें ही में लिखा, मे वाली कंडीशंस लिखते हैं ये लोग, ऐसा मस्ट होनी चाहिए कंडीशंस, तो भाई रखनी ही चाहिए फिर आपको। वो बोलते हैं कि नहीं नहीं आप डायरेक्ट पढ़ के आओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको रखना है, ऐसी कोई कंडीशन जरूरी नहीं है, ऐसा बोलते हैं। लिख लिया सभी ने? कोई है बाकी लिखने में तो बताए, तो फिर मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ, एमसीक्यूज लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू, एप्लीकेशंस टू द कंट्रोलर कैन बी साइंड बाय, एप्लीकेशंस जो भी जाती है कंट्रोलर के पास, वो कौन साइन कर सकता है? सिर्फ एप्लीकेंट, सिर्फ लीगल प्रैक्टिशनर, अ लीगल प्रैक्टिशनर और पेटेंट रजिस्टर्ड पेटेंट एजेंट, और ओनली अ फॉरेन एजेंट। ये वैसे तो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस वाला लग रहा है, हालांकि ओनली लिखा है इसलिए तो सही आंसर आएगा सी, अ लीगल प्रैक्टिशनर और रजिस्टर्ड पेटेंट एजेंट। अब अखिल सर एंड ज्योति मैडम ये बताए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीगल प्रैक्टिशनर एंड एडवोकेट? इज देयर एनी डिफरेंस, और सिमिलर ही होते हैं, सिनोनिम्स है? सर सेम ही है सर, कोई डिफरेंस नहीं है, लीगल प्रैक्टिशनर। क्या पता है ये लोग वो निकाल दे कि सर भाई इस एक्ट में ये लिखा था कि एक जो मिनट पढ़ एक रहे हैं वो मिनट, लीगल एक प्रैक्टिशनर होते हैं। लॉयर और एडवोकेट में क्या डिफरेंस होता है? सर लॉयर सर वो होता है एक जिसने लॉयर अभी लॉयर, जो तक है, ओके 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 ओके। सर लॉयर वो होता है जिसने अभी तक मतलब बार काउंसिल में रजिस्टर नहीं करवाया होता, मतलब जो सनत ग्रेजुएट ना हो चुका लियो। होता है। हाँ लाइक मी। हाँ सनद ना लिए, सिर्फ हाँ डिग्री तो पास किया है आपने, ग्रेजुएशन हाँ किया है उस लॉ में, तो मैं वो अभी लॉयर होते हैं। हाँ तो मैं लॉयर हूँ और सारिका मैम और ज्योति मैम एडवोकेट है, तो इन्होंने बार काउंसिल में अपना एनरोलमेंट वगैरह करवा लिया, सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन। नहीं 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 सर, मैंने नहीं किया। ज्योति तो मैम आप तो है। एडवोकेट तो लिखते हैं। ओ सर लिख सकते हैं अब, अभी मास्टर सेट का हो गया है मेरा। ये तो वो हो गया, हम तो एसोसिएट प्रोफेसर है फिर भी प्रोफ लिखते हैं। अभी है ना, संडे है ना एग्जाम सारिका मैम, आप नहीं एनरोल हो रहे हो? नहीं नहीं मैम, ये देना है ना पेटेंट एजेंट का। हाँ मैम, मैंने भी इसीलिए इस ईयर फिल नहीं किया था, ठीक नेक्स्ट ईयर किए। सोचा हाँ है। इसलिए मैं इस बार स्किप किया है। बोलो हाँ, और रजत सर सर, एक इसके कॉन्सेप्ट इससे होता ज्यादा है आंसर। अटॉर्नीज का, एक अटॉर्नी, अटॉर्नीज भी होता है। हाँ अटॉर्नी वो होता है कौन लाइक होते जो हैं? स्पेसिफिक, वैसे तो ये सर अमेरिका का एक्सेंट है एडवोकेट है, मतलब। एडवोकेट और पेटेंट एजेंट का एग्जाम पास किया तो पेटेंट अटॉर्नी बनेगा। अगर जो हाँ अपने सर अटॉर्नी हो क्लास जाएगी। और टीममेट जो है उसमें जो कोई लॉयर रहेगा तो मैं एडवाइस करूंगा कि है ना एआई भी देके, सनद लेके एआई भी देके एडवोकेट का स्टैम्प मारो, क्योंकि जिस दिन से सनद लेते हो ना उस दिन से एक्सपीरियंस काउंट किया जाता है। अगर एक छोटा एज रहेगा ओह, ना तो वो जज भी बन सकता है। अगर क्या कॉरपोरेट के बात है। चक्कर में जाके जॉब जाने का टाइम तक इंतजार करना बहुत गलत होगा, क्योंकि तब तक आप सीनियर काउंसिल बन जाओगे। हम्म। अखिल सर, हाँ एनरोल करो संडे की हाँ एग्जाम के हाँ। लिए। और लेकिन एनरोल करने के बाद डिंडोरा ने मत पीटना कि मैंने एआईबी किया, ये मेरे पास सनद है करके, क्योंकि कॉर्पोरेट में दुश्मन बहुत रहते हैं, वो कंप्लेंट कर देंगे तुम्हारी। हाँ लेकिन एडवोकेसी सर एक्ट ये में है ना। दोनों, कारपोरेट को अलाउड ही नहीं है ना, तो कैसे करेंगे आप? क्या अरे कर मैडम वही तो स्मार्ट वर्क बोलते हैं ना उसको, उसको तो एडवोकेट और लेकिन लॉयर सर बोलते हैं कहाँ ना।
नेक्स्ट, फॉर अ पर्सन नॉट रिसाइडिंग इन इंडिया, एक ऐसा पर्सन है जो इंडिया में नहीं रहता है, द कंट्रोलर में रिक्वायर, उसमें कंट्रोलर को कौन चाहिए? ए, नो रिप्रेजेंटेशन, कोई नहीं चाहिए। बी, एम्प्लॉय एन एजेंट रिसाइडिंग इन इंडिया। स्क्रीन शेयर कीजिए। सर स्क्रीन शेयर है, ऊपर से टैब में से देखिए। है हाँ, सर, दिख दिख रही रहा है। है, you can see it, I can मेरी see it. स्क्रीन कैसे शेयर हो रही है? सर 2 स्क्रीन शेयर होती है सर, अब जूम में अपडेट आ चुका है, उसमें सिलेक्ट करना पड़ता है कि आप कौन सी स्क्रीन देखना चाहते हो। इसलिए मैंने आपकी स्क्रीन ऑन ही रखी है, ताकि अगर किसी को नोट्स देखनी हो ना तो वो सिर्फ टैब चेंज कर दे और देख पाए। तो टैब कैसे चेंज होता है? हम लोग कर सकते सर हैं टैब ऊपर चेंज, आती है हाँ अरे कर सकते हैं, ऊपर ही ऊपर ना, एक रजत गर्ग्स स्क्रीन एंड डॉक्टर जेविस स्क्रीन हाँ डॉक्टर सर, जेविस स्क्रीन स्क्रीन। शेयर है सर, 2 ऑप्शन आ रहे हैं, शाबाश। 2 कर सकते हैं। आप है ना, आप अपनी स्क्रीन शेयर करके बैठे हो ना, इसे नहीं दिख रहा है, आप जाइए उसमें, जूम में आइए, जूम में आइए, जूम में आपको दिखेगा ऊपर। अरे अभी गायब हो अभी गया। लोग मेरे को वो अगर सर मैं निकल गए, इसीलिए सर ने शेयर हाँ करना बंद कर दिया इसलिए। मैं अगर अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा तो फिर मुझे सिर्फ मेरी ही दिखाई देगी। नहीं अरे नहीं, आप उसमें भी स्विच कर जूम में सकते जा हो, सकते हो ना, आप उसमें स्विच जूम कर में सकते जा सकते हो ना। सिंपल को होस्ट बना दो, क्या इतना माथा पच्ची करना है? उसमें 2 स्क्रीन नहीं दिखेगी फिर, बना देता हूं। अभी पहले ये आंसर, फॉर अ पर्सन नॉट रिसाइडिंग इन इंडिया, जो इंडिया में रिसाइड नहीं कर रहा है, द कंट्रोलर में रिक्वायर, कंट्रोलर को क्या चाहिए उसके साथ? ए, नो रिप्रेजेंटेशन, के भाई उसके अलावा और कोई ना भी दिखे तो चलेगा कंट्रोलर को। डी, एम्प्लॉय एन एजेंट सर रिसाइडिंग आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा इन है। इंडिया। सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा, रजत सर का स्क्रीन दिख रहा है। रजत सर की दिख रही है सर अरे स्क्रीन, आप आपकी उन्होंने नहीं बाद दिख में रही। वापस शेयर की ना, इसीलिए अब मैं शेयर करता हूँ। सा रजत सर वाला को पेन, पहले को होस्ट बना। कौन सा वाला पेन? बोटा हुआ क्या होता है बेबी? बोटा हुआ क्या होता है? चलिए इसका आंसर चैट बॉक्स में दीजिए। सॉरी, आंसर आ गया बी, एम्प्लॉय एन एजेंट रिसाइडिंग इन इंडिया। उसके पास एक एजेंट होना चाहिए जो इंडिया से हो। इसमें मे कंडीशन है, ये मस्ट कंडीशन नहीं है कि होना ही चाहिए, फिर भी यह याद रखिएगा। लास्ट सब क्लोज सी, द कंट्रोलर में रिक्वायर, कंट्रोलर को इसमें से क्या चाहिए? द अकाउंटेंट टू साइन द डॉक्यूमेंट, द प्रपोजल सिग्नेचर, प्रेजेंस ऑफ द एप्लीकेंट, द पर्सनल सिग्नेचर या प्रेजेंस ऑफ द एप्लीकेंट, सी वीडियो मैसेज, या डी अ व्हाट्सएप कंफर्मेशन। क्या इसमें से बात यही है कि कंट्रोलर क्या चाहे तो पर्सनल सिग्नेचर के लिए एप्लीकेंट को बुला सकता है? तो ये बात है कि भाई प्रेजेंस ऑफ द एप्लीकेंट भी रिक्वायर्ड कर सकते हैं या पर्सनल सिग्नेचर के लिए भी वो बात कर सकते हैं। तो बस ये छोटी सी बात थी, 43 का टेबल आपके सामने। क्रक्स में कहूं तो लीगल प्रैक्टिशनर या पेटेंट एजेंट वो एजेंसी के तौर पे वर्क करेंगे। पेटेंट एजेंट इंडिया से होना चाहिए, रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रेसिडेंट नॉट सिटीजन। एप्लीकेंट जो इंडिया से नहीं है उनके लिए रिक्वेस्ट है कि भाई एजेंट रख लो यहाँ का। एंड कंट्रोलर फिर भी, अगर आपने एजेंट रखा है इंडिया का, फिर भी वो पर्सनल सिग्नेचर या प्रेजेंस ऑफ एप्लीकेंट मांग सकते हैं। ये कंप्लीट क्रक्स ऑफ सेक्शन 43 सब क्लोज 1, 2A, 2B एंड 2C क्लोजेस के साथ। वापस मैं अपनी स्क्रीन को क्लोज करता हूं और सर आप 44 पे आगे बढ़िए। अब मैंने ना सिर्फ 44 के ही क्वेश्चन बनाए हैं, फिर 45, 46 के भी बनाया, कर लीजिए पहले। 46 भी है भाई, 46 इंपॉर्टेंट है।
तो फीस क्या होती है फॉर्म 21 की? फीस नहीं होते मैम, इसका एफिडेविट लगता है 100 रुपये का। 44 बात करता है कन्वेंशनल एप्लीकेशन की। कन्वेंशनल एप्लीकेशन of design should be made or must be made within 6 months from its priority date. यहाँ पर रेसिप्रोसिटी अप्लाई होती है। सब दिख रही है ना स्क्रीन? यस सर, देख रही थी। रेसिप्रोसिटी अप्लाइड होती है and all the provisions of this act applies from the filing of from the date of filing of application in India. Term will be same as the प्रायोरिटी डेट। मतलब प्रायोरिटी डेट जो होगी वहां से उसका 10 years का टर्म स्टार्ट हो चुका होगा। बट बाकी जो प्रोविजंस हैं वो उस दिन से लगेंगे जिस दिन आपने एक्चुअली फाइलिंग इंडिया में की है। सर एमसीक्यूज म्यूट है, आप म्यूट है। रजत सर, यस सर। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन आ गया कि अदर ऑल द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट अप्लाइज फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग। टर्म जो है वो प्रायोरिटी डेट से होगा। तो प्रायोरिटी डेट कन्वेंशनल एप्लीकेशन की वही होगी जहां फर्स्ट फाइलिंग होगी। यस सर। हाँ जी। यस सर। और यहाँ हम बात कर रहे हैं कि बाकी प्रोविजन जो है डेट ऑफ फाइलिंग से है, तो ये कौन से प्रोविजन है और ये टर्म से कैसे डिफरेंट है? सर जैसे पायरेसी, ओके। पायरेसी में जो डैमेज क्लेम होगा वो कहाँ से होगा? वो वहां से होगा जिस दिन आपने इंडिया में फाइल किया होगा। ओके। और एग्जीबिशन, एग्जीबिशन वाला जो क्लॉज है उसके अंदर भी आपको 6 महीने के अंदर फाइल करनी होती है, तो वो भी होगा यहाँ पे अप्लाई। ओके। जावेद सर। यस सर। इसमें सर वो फॉर्म नंबर 18 एंड वो
क्या बोलते हैं वो, कौन से सर्टिफिकेट्स, अरे वो सर्टिफाइड कॉपीज आ गई। इंडिया सर्टिफाइड में जब कॉपी आप तो एप्लीकेशन फाइल करते हो ना, तो वहां से 3 महीने के अंदर अंदर आपको सर्टिफाइड कॉपीज जो पुराने वाले कंट्रोलर से लेके देनी होती है। उसके लिए फॉर्म नंबर 18 भी यूज कर सकते हो। एंड ये भी होता है क्या, उसके लिए ₹200 पर मंथ से हिसाब से 3 महीने के अंदर अंदर इंडिया में फाइल करके 3 महीने के अंदर अंदर आप दे तो सकते वो हो। याद तीन है? महीने 3 महीने एक्सटेंशन पे मिलते हैं या बाय डिफॉल्ट मिलते एक्सटेंशन मिलते हैं, फॉर्म नंबर 18, ₹200 पर मंथ। एक्सटेंशन से मिलते हैं उसको प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट बोलते हैं ना सर? जी मैडम, प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट, मगर पर्टिकुलरली लिखा है कि जिस जहां से वो आते हैं उस कंट्रोलर की सर्टिफाइड कॉपीज चाहिए। हाँ सर, हाँ सर। क्या बोलते हैं उसको, कोगने, क्या क्या बोला जाता है उसको? सर? हम्म, ले मिल लो गया। एमसीक्यूज। हम्म। हाँ, सभी ने लिख लिया? कोई लिख रहे हैं? महादेव सर, फिर कौन थे लिखने इतना वाले में से? ये ज्योति मैम। एडिशनल इंफॉर्मेशन है कंट्रोलर सर। मांगता है कि हम लोग जब फाइलिंग करते हैं तभी हम लोग को दे, ऑटोमेटिकली देनी होते ही हैं। होती है। अगर आपने फाइलिंग के टाइम पे नहीं दी तो 3 महीने में देनी ही होती है। और ये जो साक्षी मैडम, ये जो सर ने पॉइंट कहा है ना, जो अभी हम्म डिस्कशन हुआ महादेव सर एंड रजत सर के हम्म बीच में, या दीक्षित हम्म सर के बीच में, दिनेश सर। कि इंडिया, दिनेश सर के बीच में, कि इंडिया में अगर प्रायोरिटी डेट से पहले, मान लीजिए कि आपने पहली एप्लीकेशन यूके में फाइल की थी, आप यूके के रेसिडेंट थे तब, और आपने हम्म दूसरी एप्लीकेशन विद इन 6 मंथ इंडिया में फाइल की है, हम्म तो यूके से लेके इंडिया में जब आपकी एप्लीकेशन फाइल हुई, वहां तक के पीरियड में अगर इंडियन कोई भी पर्सन है, उसने आपकी एप्लीकेशन का यूज किया है, डिजाइन का यूज किया है, तो क्या उसे हम्म। इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा? जी सर, क्योंकि प्रायोरिटी हमारी तो उसी से आती है, कन्वेंशन नहीं माना एप्लीकेशन। जाएगा। अगर इंडिया में यूज किया है तो नहीं माना जाएगा। यही बात पर्टिकुलरली कही रजत सर ने। और ये बात ध्यान रखिएगा कि ये स्पेशल, हम प्रायोरिटी डेट वहां से फिर भी नहीं माना जाएगा। सोचिए, ये बड़ी बात है ना, कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट जैसा है ना। केवल टेन्योर के लिए वो प्रायोरिटी डेट यूज हो रही है और किसी उसको काम के लिए। एंटीसिपेशन, उसको रजिस्ट्रेशन में एंटीसिपेशन नहीं माना जाएगा। बट हाँ, वो पर्सन अगर यूज करता है इन बिटवीन दिस 6 मंथ, तो उसे पायरेसी के अंदर भी नहीं डाला जाएगा। ओके। समझ पा रहे हैं मैडम? आंसर। जी सर, एंड ये जो थर्ड पॉइंट लिखा है, हम लोग को 3 मंथ में फाइल करना है बाय फाइलिंग फॉर्म 18, या हम्म, ये नहीं 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 मैडम, देखिए, जो सर्टिफाइड कॉपीज होती है ना प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट की, हम्म कि यूके के डॉक्यूमेंट की जितनी कॉपीज होती है, वो कॉपीज आप इंडिया में फाइल कर सकते हो एट द टाइम ऑफ हम्म फाइलिंग इंडियन एप्लीकेशन। उसमें कोई मना नहीं करता है। हम्म सपोज मान लीजिए कि आपने वो कॉपीज, सर्टिफाइड कॉपीज यहाँ पर नहीं दी है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द इंडियन एप्लीकेशन, हम्म तो आप उस सर्टिफाइड कॉपीज को 3 महीने के अंदर अंदर दे सकते हैं। और वो पर मंथ का एक्सटेंशन का चार्ज है, फॉर्म नंबर 18 फाइल करके 200 पर मंथ। तो फिर 3 मंथ के बाद इसका फुल रूल स्टॉप भी है? है। हाँ, 3 मंथ्स के बाद फुल स्टॉप, 3 मंथ्स के बाद कुछ नहीं होगा। इसका रूल भी है। रूल कौन सा है? वो एक्सटेंशन एंड 3 मंथ के बीच में फुल स्टॉप होगा, वो कंफ्यूजन हो गया था। एक्सटेंशन हो, सर लास्ट अब समझ पॉइंट में में आ है। गई ना बात? अब हाँ समझ सर। में आ गई ना बात? मगर जी। और वो 3 मंथ का एक्सटेंशन पर मंथ फॉर्म नंबर 18 ₹200 फाइल करके मिलेगा। सर रूल नंबर ओके। 15 है। रूल नंबर 15। 15, रूल नंबर 15 लिख दीजिए सर इसमें, क्योंकि 18 वाला जो नंबर है ना,
वो 15 के अंदर से आता है। सही है सर उसमें जैसे लार्ज एंटिटी के लिए 5 गुना मल्टीप्लाई होता था रेट, 4 गुना, डिजाइन में 4 गुना। यहाँ 4 गुना है। हम्म। और फिजिकल फाइलिंग में वहां पे जैसे 10% ज्यादा है, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, चाहे फिजिकल नहीं करो चाहे है है ऑनलाइन है करो। है 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 वो 10% वाला मैं डिस्काउंट समझा डिजाइन में। ये 10% वाला तो केस सर मान लीजिए सभी में होगा, कोई ऐसा नहीं है जिसमें नहीं है, सभी में है। और वो भी राउंड ऑफ वाला 10% है, अगर आप टू बी जी जी। प्रिसाइज समझे तो। हम्म। अब ये जो बातें हुई दिनेश सर के साथ में मेरी, उससे कोई लोग घबराइएगा मत कि ये क्या बात हुई है। आप यानी स्केड्यूल 1 को उठा के देखिएगा कि जो आपकी फीस है ऑनलाइन ई पेमेंट में और जो ऑफलाइन फिजिकल पेमेंट में जो फीस है, यहाँ पर नहीं लिखा है बट ये होगा इसे इन फीस इन रुपीस फॉर नेचुरल पर्सन, उसमें दिखाइए ना। यहाँ पर शायद सर नहीं होगा। हाँ सर, मैं सॉरी, आई विल टेक माय वर्ड्स, क्योंकि आप सर देख पा रहे हैं यहाँ पर जो जो अमाउंट है ना वो राउंड ऑफ ही है, 1000 4000 इस तरीके की है। तो वो फिजिकल में भी यही जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक में भी यही जाएगी दिनेश सर, डिजाइन के केस में। गॉट इट सर, यहाँ नहीं है फिजिकल वाला कोई फंडा, एंड मतलब फिजिकल जाए हाँ, या और ऑनलाइन जाए उसमें सेम ही है, क्लियर कट दिखाया है पेटेंट में, पेटेंट में सेम ही लिखा है है। क्योंकि वो राउंड ऑफ ही ऐसा दिया है। पेटेंट में तो क्लियर कट लिखा हुआ, पेटेंट में राउंड एक्चुअली सर ऑफ डिजाइन में सारे 10% है। डॉक्यूमेंट सर वो भेजने पड़ते हैं ना डिजाइन ऑफिस पे, सारे के सारे जो भी फाइल करते हम्म। हैं उसकी हार्ड कॉपी भी। तो यहाँ पे कोई ज्यादा फीस नहीं है उसके लिए, बट पेटेंट में सिर्फ गंगाधर ई सर, फाइलिंग ही हाँ होती जी, है। गंगाधर तो सर, वहाँ हम पे मैं तो 2 कॉपीज बेचता हूँ डिजाइन की, यहाँ पर लिखी 4 कॉपी है, तो आप कितनी बेचते हैं वहां पर? नहीं, हम लोग तो सर 4 ही भेजते हैं एक साथ ही, एक इन्वेलप में 4 डाल के भेज देते हैं। मैं 2 बेचता हूँ, कभी भी 4 नहीं होगा। नहीं, हम लोग 4 सेट बनाते हैं सर, डिजाइन के 4 सेट बना के भेजते हैं। पहले फाइल कर देते हैं, उसके बाद 4 सेट बना के उसको कुरियर कर देते हैं। एज पर रूल नंबर 11 एंड कुरियर भी कर सकते हैं, ये अलाउड है डिजाइन में। सर हम लोग तो कोई नहीं करते, हम तो सिर्फ ऑनलाइन फाइल करते हैं, हमारे डिजाइन ग्रांट भी हो रहे हैं। हाँ हाँ सर, सब कुछ हो रहा है, मैं 2 भेज रहा हूँ तो भी हो रहा है, आप एक भी नहीं भेज रहे हो तो भी हो रहा है, और सर 4 भेज रहे हो तो भी हो रहा है। वो तो कुछ भी मगर हो रहा है लिखा हुआ सर। है, लिखा नहीं रूल क्या है, लिखा भेजना हुआ है। होता है क्या? 4 रूल है, 4 का रूल है, रूल नंबर 11 एंड रूल नंबर 13, 4 लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें जो है ये रिप्रेजेंटेशन शीट का 4 कॉपी जाता है या फॉर्म का? सर सारी चीजों का, फॉर्म नंबर 1 का 4 कॉपी, रिप्रेजेंटेशन सीट का 4 कॉपी, कमाल है अंडा सर, और ये तो एफईआर फॉर्म का रिप्लाई है तो भी 4 सर कॉपी। नहीं, सर तब जो वो तो कुछ भेजते भी हैं सर हम, एफआईआर अंधा का अप्लाई तो कानून, हार्ड कॉपी में भेजते हैं, बट अंधा ये नहीं कानून भेजा लंगड़ा आपने कभी देश। भी। नहीं सर, भेजना होता है, और वो भी 15 दिनों के अंदर अंदर भेजना होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग गंगाधर सर, करेक्ट? नहीं सर, हाँ सर, डेडलाइन तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, 15 दिन। 15 डेज लेकिन में देना भेज पड़ता है सर। वैसे क्या? तो सर मतलब एप्लीकेशन की कॉपी का तो पता नहीं, बट रिस्पॉन्स वगैरह का तो हम लोग काफी लेट भेजते हैं, 2-2 3-3 4-4 इकट्ठा करके भेजते हैं। बट इसमें शायद लॉ में लिखा हुआ है 15 दिन की टाइमलाइन, कि भाई अगर कुछ मांगा गया है तो उसको 15 दिन के अंदर भेजिए, लाइक वाइज कुछ देख अगर सर लेंगे। नहीं मांगा कुछ गया मांगा है गया तो है वो तब तो ना करना सर। पड़ता है। हाँ, मांगा तो जाए जैसे तभी कि तभी बात कर रहे हैं ना सर। हाँ, तो वो तो अदरवाइज तो जैसे जो कि फाइल करे तब तो जरूरत नहीं है भेजने की। हाँ सर, नहीं, हाँ चलो सर, अब मैं आपको रूल नंबर 11 एंड 25 पहले 13 आपको पढ़ाऊंगा, फिर बोलूंगा कि सर ये जरूरत है कि नहीं, आप बताइएगा, या आप सही पढ़ है, लीजिएगा सर रूल नंबर 11 13, फिर आपको पता चलेगा। मैं पढ़ूंगा। प्रैक्टिकली क्या हो रहा है उसको छोड़ दीजिए, थियोरिटिकल क्या लिखा है उस पे बात करेंगे, और उसमें लिखा है कि 4 कॉपीज देनी है तो देनी है। चलिए एमसीक्यूज ले, कौन से सेक्शन पे आए थे सर हम? 44। 44।
पर यहीं तक रखना है, आगे बढ़ाना है? नहीं, बस इसको ही आगे बस रख देते हैं, फिर कल आगे बढ़ेंगे। एक कर लेते हैं, 45 कर लेते हैं, फिर 46, 47, 48 कर लेंगे। एक में तो क्या ही, उसमें 45 में तो क्या ही है, 1 मिनट का काम। और ये भी कुछ ज्यादा तो है नहीं, मैंने एमसीक्यू से ऐसे ही सिंपल सिंपल से बना दिया। 44(1) प्रायोरिटी कैन बी क्लेम्ड इन इंडिया इफ द फर्स्ट फाइलिंग वाज डन इन, कहां पर फाइलिंग होगी तो इंडिया में प्रायोरिटी आपके पास मिलेगी? ये नहीं दिख रहा है सर, जायजा सर का दिख रहा है। रजत सर आप बंद कर दीजिए। सर मैं 45 कर दूं? 1 मिनट लगेगा सर मुझे, 1 मिनट। अगर आपको जाना है तो मैं कर लेता हूँ वो भी 45, उसमें तो आप बोल ही दीजिए उसमें है क्या। कंट्रोलर की जो रिपोर्ट पहले कॉन्फिडेंशियल थी, वो पब्लिश हो जाएंगी पार्लियामेंट में, बस। बस ये हो गया 45 के कंट्रोलर की रिपोर्ट पब्लिश होती है पार्लियामेंट। ओके, अब इसका आंसर दीजिए चैट बॉक्स में सभी लोग। प्रायोरिटी कैन बी क्लेम्ड इन इंडिया इफ द फर्स्ट फाइलिंग वाज डन इन एनी कंट्री, यूके और कन्वेंशनल कंट्री, ओनली यूके, या डी ओनली डब्ल्यूटीओ कंट्रीज। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एनी कंट्री मत लिख दीजिएगा, यहाँ पर यूके एंड कन्वेंशन कंट्रीज की ही बात की गई है जो रेसिप्रोसिटी अलाउड करती है। सेकंड क्लोज, इंडियन फाइलिंग मस्ट बी डन विद इन, इंडियन फाइलिंग कब तक करनी है? आंसर दीजिएगा, कब तक करनी है डिजाइन के केस में? जी, 6 महीने में। परफेक्ट। तीसरा, डैमेज फॉर डिजाइन पायरेसी कैन बी क्लेम्ड, डैमेज फॉर डिजाइन पायरेसी कैन बी क्लेम्ड कहां से होगा? फ्रॉम फॉरेन फाइलिंग प्रायोरिटी डेट से, फ्रॉम इंडियन रजिस्ट्रेशन डेट से, फ्रॉम एग्जीबिशन डेट से, या कभी भी नहीं? सेक्शन 44 को ध्यान में रखते हुए, damages फॉर डिजाइन पायरेसी कैन बी क्लेम्ड, damages फॉर डिजाइन पायरेसी कैन बी क्लेम्ड फ्रॉम इंडियन रजिस्ट्रेशन डेट, याद रखिएगा। तो इससे पहले अगर यूज किया गया है बाय एनी इंडियन पर्सन तो उसे पायरेसी नहीं माना जाएगा, या उस पर कोई डैमेजेस नहीं क्लेम किए जाएंगे, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि ये बंदा इंडिया में फाइल करने वाला है। पब्लिकेशन एग्जीबिशन ड्यूरिंग प्रायोरिटी पीरियड विल बी, यूके में जिस दिन फाइल की वहां से इंडिया में फाइल 6 महीने में होती है, इन बिटवीन अगर कोई पब्लिकेशन है तो क्या वो इनवैलिडेट करेगा इंडियन रजिस्ट्रेशन को? 6 महीने के अंदर अगर कोई पब्लिकेशन है तो नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी। बहुत बढ़िया, ये भी बात क्लियर है। एंड ये समरी टेबल इसका। कोई लिख रहा है या इट्स ओके? सर बंद करता हूं 43 अगर कोई की एक बार, सर 43 की एक बार समरी दिखा दीजिए। 43 की समरी सर वाली, रजत सर वाली, या स्लाइड वाली? सर स्लाइड वाली। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। तो बहुत ही अच्छी तरीके से सेशंस जा रहे हैं, और हम ये देखिए हंसते हंसते भी हमने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। बेयर एक्ट को साथ में पढ़ रहे हैं, ये बड़ी बात होती है, छोटी बात नहीं है। बेयर एक्ट को साथ में पढ़ के ये पहली बार हो रहा है। अभी तक के जितने भी 22 से मैं पढ़ाता आ रहा हूँ, वैसे तो 2020 से है, मगर चलिए यहाँ पर भी मैं 22 से पढ़ा रहा हूँ। ये जो हम कर रहे हैं ना इस बार, this is a unique one, this is never happen in past, never happen, never ever happen। तो ये बहुत ही हम इसको डाइजेस्टेबल मैनर में हंसी मजाक के साथ इसको आगे लेके जा रहे हैं। इसको जब भी आप रिवाइज करेंगे, जब भी आपके जहन में ये सारी बातें आएंगी, जैसे कि अभी हंसी हंसी में हमने बात कर दी कि जब इंडिया में फाइल हुआ ही नहीं था और यूके में फाइल था, भले ही प्रायोरिटी वहां से मिलेगी, पब्लिकेशन एंटीसिपेट नहीं करेगा,
मगर इंडिया में अगर वो 6 महीने में कोई यूज कर रहा है तो उससे डैमेजेस नहीं देने पड़ेंगे, उससे पायरेसी नहीं मानी जाएगी। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर ये चीज आप अगर बेयर एक्ट से पढ़ने जाओगे ना, दिमाग घूम जाएगा, मगर चीजें समझ में नहीं आएगी जो यहाँ पर इतनी इजीली हमने बता दी है। यानी कहने का मतलब है हमने बताया वो प्राउड मोमेंट नहीं है, प्राउड मोमेंट ये है कि हम लोग बेयर एक्ट को इतना इजीली क्रैक कर रहे हैं। सो करते रहिए, बेयर एक्ट पढ़ते रहिए और आप एनर्जी के साथ एग्जाम को क्लियर करते रहिए। मुझे नहीं लगता है कि इतनी ज्यादा क्लैरिटी के बाद कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आपका कुछ बिगाड़ सकता है। वापस से कहता हूं, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा, बट हाँ कॉन्फिडेंस रखिएगा अपनी प्रिपरेशन पे, क्योंकि हमने मेहनत की है। और हमने मेहनत की है तो फिर डंके की चोट पे हमें कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। हैव अ नाइस डे। जय हिंद। सर जी एक सर। 5 मिनट है आपके यस। पास, एक डाउट है। अरे सर, अब जो भी डाउट है उसको ये अटेंड करने हैं, बोलिए सर। ओके सर, अभी जो ये स्टेटमेंट बोला आपने, अगर रेसिप्रोसिटी है तो रजिस्ट्रेशन डेट जो है उससे एक्चुअली जो है वो हमें नहीं मिलेगा, क्या कहते हैं, नहीं डैमेजेस क्लेम नहीं नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, वो स्टेटमेंट में थोड़ा सा करेक्शन ये है, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन इन इंडिया। से डैमेजेस मिलेंगे मुझे। हाँ, बट एक्चुअली हाँ में जो रजिस्ट्रेशन डेट है जिससे टर्म स्टार्ट होगा वो तो प्रायोरिटी डेट से ही हो चुका है। हाँ, टर्म वहां से स्टार्ट होगा सर, प्रायोरिटी डेट से। पब्लिकेशन हम्म एंटिसिपेट नहीं करेगा वो 6 महीने में। इसीलिए तो हम्म बोलते हैं ना, पब्लिकेशन अगर उसके बाद हुआ, यूके में जब फर्स्ट फाइलिंग हुई उसके बाद में कोई भी चीज पब्लिश हुई और फिर आप इंडिया में फाइल कर रहे हो एप्लीकेशन, तो इंडियन फाइलिंग को वो पब्लिकेशन जो इन बिटवीन हुआ है वो एंटिसिपेट नहीं करेगा। दो क्वेश्चन थे ना सर, आपने देखे नहीं? दोनों क्वेश्चन आया ये, वापस दिखाता हूँ सर। सर इसका आंसर क्या होगा? सर इसमें क्लियर है, इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन था ना, एक प्रीवियस वाला। हाँ, हाँ ये इससे नेक्स्ट वाला जो था पब्लिकेशन वाला, फ्रॉम ये रहा। रजिस्ट्रेशन, damages of design can be claimed from, एक स्लाइड पीछे था। डैमेजेस ऑफ डिजाइन सर ऐसे ही था, ये था। हाँ सर, आपने इसमें लिखा था फ्रॉम इंडियन रजिस्ट्रेशन डेट। हाँ ये है ना, आंसर भी दिखा रहा हूँ, फ्रॉम इंडियन रजिस्ट्रेशन डेट। बट सर वो अगर रेसिप्रोसिटी एप्लीकेशन है उस हाँ केस सर, में जो ये ना रजिस्ट्रेशन डेट है वो एमसीक्यू में, सर सॉरी टू इंटरप्ट, ये एमसीक्यू में ना ये आना चाहिए फ्रॉम फाइलिंग डेट इन इंडिया, नॉट यस रजिस्ट्रेशन सर, डेट, क्योंकि यस सर, रजिस्ट्रेशन डेट तो वही होगी जो प्रायोरिटी डेट है। यस सर। क्योंकि जब सेक्शन 7 में हम पढ़ रहे थे, जब एप्लीकेशन रजिस्टर होता है, सो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इक्वल टू द फाइलिंग डेट ऑफ इंडिया में रहती है, या फिर अगर कन्वेंशनल एप्लीकेशन है तो कन्वेंशनल कंट्री की फाइलिंग डेट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होती है हमारी, उस सर लॉजिक अभी से देख ले, तो। सर अभी ही देख लेते हैं डायरेक्ट से, क्यों बाद में देखा? उसको क्या लिखा हाँ, गया है और हम क्या मानते हैं वो ठीक है, मगर क्या हम्म, लिखा गया है डायरेक्ट में वो देखना है ना। क्या करें? सर आप कंटिन्यू कीजिए, तो जो भी इन जी। इंडिया कंक्लूजन होगा बोला मैं है बात सर। कर लूंगा। मुझे हाँ, थोड़ा काम है। रजिस्ट्रेशन बोला है मैडम या फाइलिंग बोला है? जी जी सर। रजिस्टर इन इंडिया बोला है। रजिस्टर्ड इन इंडिया। हाँ, देख लीजिए सर। फाइलिंग नहीं आ, बोला है। बी यहाँ क्लॉज से में ही है निकाल। सर। जी 44। मैडम। मैन्युअल एक्ट, एक्ट में है एसटीएमएल, उसमें जाएंगे हम 44। 44 में मैडम कहाँ कहाँ क्लिक कहाँ किया क्लिक आपने? करो। बी 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 बी। क्लॉज में प्रोवाइडेड। प्रदीप पाल हाँ। सर, नथिंग इन दिस सेक्शन shall entitle the proprietor of design to recover damages for piracy of design, the design happening prior to the actual date on which the design is registered in India. सर रजिस्टर्ड इन इंडिया और रजिस्ट्रेशन डेट में फर्क है। Registered in India and registration in India में फर्क है। रजिस्टर्ड इन इंडिया तो वो हो गया जिस दिन वो पब्लिकेशन हुई, हाँ, और रजिस्ट्रेशन माना कहाँ से जाएगा, प्रायोरिटी डेट से।
तभी तो टर्म नहीं स्टार्ट हुआ, तभी तो टर्म नहीं, वो स्टार्ट। बात आपकी सही है, वो प्रायोरिटी रेट है। हाँ, टर्म वहां से रजिस्ट्रेशन माना गया। टर्म वहां से माना गया। रजिस्ट्रेशन इन इंडिया माना जाएगा जिस दिन वो रजिस्टर्ड हुआ इंडिया में। उसको मैं जिस आपको दिन, रेफरेंस भी बताता हूँ, फिर जिस सोचिए दिन वो। फिर वो होगा सर जिस दिन पब्लिकेशन होगा इंडिया में। सर जिस दिन पब्लिकेशन होगा उसे ही रजिस्ट्रेशन डेट ऑफ इंडिया माना जाएगा। बोलो, वो भी हाँ मैं हाँ, कहता हूँ। वो बात सही है, सही है। क्यों क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? क्योंकि उससे पहले पता ही नहीं होगा ना किसी को पता कि। ही नहीं है। हाँ, अब सही बोले ना, वही तो लास्ट टाइम वही हुआ ना, ये लास्ट टाइम वाला ही करेक्शन है, ये वही बट आदित्य सर वाला। सर समझाते हैं, प्रदीप पाल सर, आप मुझे बट ये सिंपल सी स्नैपशॉट बात डाला है। समझाइए। प्रदीप पाल सर, वो यस कॉन्सेप्ट सर। भूल जाइए, अभी मुझे एक आंसर दीजिए। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, उसमें आंसर दीजिए पहले मुझे कि क्या सही होना चाहिए। ओके सर, आप एक इंडियन पर्सन हो। हाँ सर, यस यस सर। और नो? हाँ। यस सर। और मैं, रजत सर है ना, एक यूके वाले पर्सन है जो यूके में डिजाइन फाइल किए जिन्होंने। सर मैं निकल रहा हूँ, है ना। हाँ सर। हाँ सर, इतना समझ में आया कि रजत सर ने कहाँ यस पर सर। फाइल की है? यूके में फाइल की है। आप हम्म। कहाँ के पर्सन हो? इंडिया। इंडिया के पर्सन हो। अब सर, इंडिया में आपको कब पता चलेगा कि वो रजत सर की एप्लीकेशन इंडिया में फाइल हुई है? जब उसका पब्लिकेशन हो जाएगा। एग्जैक्टली सर, सही बात है। हम्म। अब मुझे बताइए, जब उन्होंने यूके में फाइल की थी, क्या तब से आप ऐसा प्रिज्यूम कर सकते हैं कि ये इंडिया में आएगी? नहीं सर। इसीलिए ये क्लोज रखा गया है कि जब तक वो इंडिया में पब्लिश नहीं हो जाती है, जब तक वो इंडियन पब्लिक को नहीं दिख जाती है, तब तक के लिए अगर कोई इंडिया का पर्सन उसे यूज कर रहा है तो उसे डैमेजेस क्लेम करने की जरूरत नहीं है। सर ये समझ पा रहे पॉइंट मेरी से बात मैं को? एग्री करता हूँ, ये पॉइंट से मैं एग्री करता हूँ। पर जो आपने एमसीक्यू दिया था उसमें लिखा था डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन इंडिया। वही बट होगा डेट ऑफ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि डेट ऑफ नहीं सर, रजिस्टर्ड इन इंडिया। बट एज पर देखो। द मैनुअल उसमें क्लियरिफाई हाँ लिखा है डेट ऑफ हाँ, रजिस्ट्रेशन इन इंडिया जो होगी ना, वो वो डेट डेट ऑफ ऑफ फाइलिंग फाइलिंग, नॉट इन केस एप्लीकेशन ऑफ इन द रेसिप्रोसिटी। कन्वेंशनल कंट्री। ये मैनुअल में वो लिखा है सर, मैंने स्नैपशॉट डाला कहाँ है है? चैट में, आप देखिए। चैट में ओके, मैंने एक अगर स्नैपशॉट ऐसा डाला है है। हाँ, उसमें वो वही स्टेटमेंट लिखी है। तो ये है, तो मैंने एमसीक्यू में चेंज करना है, डेट ऑफ रजिस्टर्ड इन इंडिया लिखना है। हाँ, मुझे द वही लिखना डेट है ऑफ, सर। सही बात है सर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑर्डिनरी एप्लीकेशन इज द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन। In case of reciprocity application, the date of registration is the date of filing of application in convention country। सही है सर। तो मेरी गलती है सर, उसमें चेंज करना पड़ेगा डेट ऑफ, यहां पर लिखना पड़ेगा फ्रॉम इंडियन रजिस्टर्ड डेट। ये सबूत, बट इससे क्वेश्चन ये है, जो डिजाइन रहेगा तो उसमें भी दो डेट रहेंगी, एक रजिस्ट्रेशन डेट और एक फाइलिंग डेट। क्योंकि ये चीज अगर क्लेरिफाई करनी है तो दो डेट चाहिए होंगी। अगर कन्वेंशन एप्लीकेशन है, रजिस्ट्रेशन डेट तो उसकी नहीं नहीं पहले। नहीं सर, नहीं 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 सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। अभी भी देखता हूँ, देखो मैं यहाँ पर करेक्शन आपके सामने करता हूँ। फाइलिंग डेट नहीं है यहाँ पर फाइलिंग डेट नहीं आएगी। हम्म। फ्रॉम इंडियन डिजाइन रजिस्टर्ड डेट, फाइलिंग नहीं, ओके। पब्लिकेशन वाली। ओके। हम्म। अब बताइए, फाइलिंग तो फिर ऐसा ही मान लो कि वो इंडिया में फाइल हुआ था, जब वो प्रायोरिटी यूके में फाइल हुआ था तभी फाइल हुआ था। ओके। ओके सर। रजिस्ट्रेशन यानी फाइलिंग डेट नहीं है, वो फाइलिंग डेट को भूल जाओ, ये है रजिस्टर्ड। ओके सर, और अंडरस्टूड। उसका कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया कि क्यों ऐसा है। हाँ, कंसेप्ट क्लियर है, बट वो टर्मिनोलॉजी नहीं, ये मैच नहीं है, रजिस्ट्रेशन की जगह पर रजिस्टर्ड आना चाहिए था। कर। ओके। और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इंडिया क्या मानी जाएगी? डेट ऑफ फाइलिंग इन इंडिया। प्रायोरिटी, हाँ, प्रायोरिटी प्रायोरिटी वाली। डेट ही रहेगा। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी क्या मानी जाएगी? प्रायोरिटी वाली। यस ओके सर, एनीथिंग एल्स सर? सर। सर एक और है, जस्ट वो हम्म। रूल का है, एक रूल नंबर जो हमारा 48 है।
रिपील वाला। तो जब हमने सेक्शन पढ़ा था उसमें स्टेट करा था अगर नया एक्ट आ जाएगा या रूल आ जाएंगे तो जो एप्लीकेशन है जो अंडर प्रोसेस है वो नए पेंडिंग है, रूल्स के अकॉर्डिंगली प्रोसेस चलेगी। करेगी, और जो हम्म लॉ सूट्स जो हम्म होंगे वो हम्म पुराने वाले के अकॉर्डिंग चलेंगे। हम्म बट रूल्स में जी। मेंशन है एनी एप्लीकेशन और मैटर पेंडिंग विल हम्म कम इनटू द फोर्स। जो पुराना वाला है ना वो उसके अकॉर्डिंग ही मूव करेंगे। सर इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं आपको। 15 मार्च 2024 के बाद जितनी भी एप्लीकेशन फाइल हुई उनकी ये रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन किससे चल रही है? वो तो 31 लेटेस्ट मंथ वाले से, पे चले। 31 मंथ पे। हम्म और जो ये था अपना उससे पहले जो एप्लीकेशन फाइल दी उसकी कैसे चल रही थी? 48। 48 मंथ से। हम्म सिंपल है सर। हम्म ओके सर। अब जो 15 मार्च पहले जो फॉर्म नंबर 27 फाइल करने थे वो पर ईयर करने थे। हम्म 15 मार्च के बाद जो भी एप्लीकेशन थी 15 मार्च से पहले फाइल हुई, ग्रांट हुई है 15 मार्च के बाद, तो वो काउंट किस में की जाएगी? पुराने वाले में या नए वाले में? वो एक्चुअली नए वाले में चलेगी फिर। क्यों? अब आप ही आंसर दे दीजिए। तो जो नए रूल्स आए वो सभी पेंडिंग एप्लीकेशंस पे एप्लीकेबल हो गए। समझ नहीं में आई उस बात बात को आपको? मैं अगर उसको मैं अगर वहां पर वो पुराना वाला चलाना था तो ऐसे क्लोज दिए जाते हैं, जैसे रूल नंबर 24 में लिखा गया बाकायदा कि भाई जो पुराने वाली थी एप्लीकेशंस 15 मार्च से पहले वाली उस पे ये 31 मंथ नहीं एप्लीकेबल होगा, वो 48 मंथ से चलेगी। फिर वो क्लियरिफाई करते हैं। अभी आप बताइए रिपील में ओके कहां पर लिखा हुआ है ये जो आप बता रहे हैं? ओके ओके ठीक है, मेरा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया होगा थोड़ा सा। लाइक उसमें रूल में ही लिखा था वो 48 में, एक्चुअली रूल्स रूल में लिखा 48 देख लेते हैं, देख लेते हैं। मगर ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दी है था। ये कि तो जो हो एग्री रहा करता हूं मैं जो आपने बोला था। है। ये नहीं, पेटेंट के यहां से इसमें तो लिखा है प्रोवाइडेड दैट एनी एप्लीकेशन और अदर मैटर पेंडिंग अंडर दोज रूल्स ऑन द डेट ऑफ कमिंग इनटू द फोर्स ऑफ दिस रूल्स शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ अंडर दोज रूल। सर ये देखो, ये वो वाली बात नहीं है। इसमें पेंडिंगनेस किसकी है? मान लीजिए कोई हियरिंग चल रही है कंट्रोलर के सामने, चलो कोर्ट केस नहीं चल रहा है, कोई हियरिंग चल रही है कंट्रोलर के सामने, तो वो हियरिंग का जजमेंट किस से देंगे? पुराने वाले से या नए वाले से? पुराने वाले से देंगे। वैसी बात है कि भाई अगर कोई रिवोकेशन का सूट या कोई इंफ्रिंजमेंट का सूट या कोई शूट या कोई ऐसी हियरिंग पेंडिंग है तो वो पर्टिकुलर हियरिंग उससे क्लोज की जाएगी, फिर उस पर नया लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके मैंने क्योंकि मिसअंडरस्टूड हियरिंग, करा क्योंकि वहां लिखा है ना एनी एप्लीकेशन, तो मुझे लगा हाँ, एप्लीकेशन जो रहेगा ना वो भी पुराने वाले से ही चलेगा फिर। मगर पेंडिंग अंडर प्रोवाइडेड दैट। दोज रूल का मतलब इस तरीके से लीजिएगा, मेरा कहने का मतलब ये है। हालांकि आपको इंटरप्रेट कर रहे हैं वो गलत नहीं है, आप उसी तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, मगर लो चल इस तरीके से रहा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि फॉर्म नंबर 27 सभी पे एप्लीकेबल हो गया, चाहे आपकी पुरानी हो या नहीं हो। अब लोग क्या कर रहे हैं, नई वाली ही से ही उसको क्लियर कर रहे हैं, यानी पुराने तक का पुराना था जिसका 2022 में फाइल हुआ था उसको एक बरस में फाइल करना है, मगर 2023 आने के बाद वो फिर 3 बरस एप्लीकेबल हो गए उस पे। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को आप? यस सर यस नया सर। रूल एप्लीकेबल हुआ तो नया रूल सभी पे एप्लीकेबल हो गया, पुरानी एप्लीकेशन हो या नई एप्लीकेशन हो। ओके ओके, सर। एनीथिंग एल्स? और जो पेंडिंग केसेस थे, हियरिंग थी या कंट्रोलर के सामने कोई ओपोजिशन था, तो उसको पुराने के साथ ही मैच करवाना पड़ेगा। यस सर। और एग्जामिनेशन में ये सर ऐसे ही चल रहा है पुराने के साथ ही 48 31। हाँ सर वो तो क्लियर कट लिखा हुआ है, यानी वैसा लिखना पड़ता है। अगर पुराने के साथ चलना है ना तो वो मेंशन करना पड़ेगा, ये मेरी बात थी। इसीलिए मैंने दोनों एग्जांपल लिए कि एग्जामिनेशन को चला रहे हैं मगर वो लिख के चला रहे हैं कि भाई जो ऐसा होगा जो 15 मार्च 2024 से पहले फाइल हुई है तो उसको 48 मंथ से ही चलाएंगे, वो लिखना पड़ेगा फिर उसको, वरना नए वाले से ही चलेगी। सही है सर। जी, उस दिन भी मैंने यही गलती कर दी ना, यही थॉट प्रोसेस के साथ में चला गया था, इसीलिए तो गलती हो गई। जी
चलिए सभी लोग, कोई अगर और क्वेश्चन है तो वी आर हियर टू डिस्कस, इफ नॉट देन वी कैन क्लोज दिस सेशन एंड विल मीट टुमारो एट 7 AM. हैव अ नाइस डे. जय हिंद. थैंक यू.